छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन वन का पीडीएफ आप लोगों को मिल गया था। जो हम लोग वन में राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देखे थे, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा और जानकारी के साथ आपको पीडीएफ में दिया गया था। ये नया टॉपिक है। इसमें अब जो आगे टॉपिक आने वाले हैं फिर और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि स्थानों के नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिलों के नाम याद करने पड़ेंगे और डेटा याद करना पड़ेगा। और ये जितने भी आंकड़े हैं अभी लेटेस्ट आंकड़ों के साथ आप लोगों को इसमें मिलेगा। खनिज और खनिज संसाधन को हर एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछा ही जाता है। पहली बात तो ये है कि आप लोग साइंस या आर्ट्स जो भी से हैं, खनिज क्या होता है, और एक शब्द आता है अयस्क, है ना। खनिज को क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल्स, और अयस्क को ओर। तो खनिज और अयस्क क्या होते हैं, दोनों में अंतर आप लोगों को बताना है। सुने, खनिज जितने भी हमारे यहाँ पर धरती के अंदर से जो भी चट्टानें निकलती है, पत्थर निकलते हैं, वो अपने आप में विशेष गुण रखते हैं, और वो विशेष गुण किसी न किसी बहुमूल्य क्या देते हैं, धातु देते हैं, है ना। और जो सीधे सीधे तौर पर उपयोग में आते हैं वो हमारे लिए खनिज कहलाते हैं। जमीन के अंदर जितने भी चीजें हैं सभी क्या हैं, खनिज रूप में मौजूद है। और कुछ ऐसे और तत्व होते हैं जिसको हम लोग शुद्ध करके, परिष्कृत करके स्पेशली कुछ धातु प्राप्त करते हैं। जैसे लोहे के संबंध में हमेशा लोहा को खनिज नहीं कहा जाता। जमीन में मिलने वाला लोहा के पत्थर को डायरेक्ट खनिज नहीं बोला जाता है, लौह अयस्क कहा जाता है। क्योंकि लोहे से जो पत्थर है उसको हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं, उससे हम लोग कुछ धातु बनाते हैं, है ना। लौह अयस्क से क्या बनता है? लौह अयस्क से सबसे मुख्य कार्य क्या है उसका? स्टील बनाना, है ना, या लोहा का रूप में राड छड़िया जो देखते हैं वो उसका, और स्टील बनाना उसका काम है। तो आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी अयस्क के बारे में या खनिज के बारे में? तो एक तो छत्तीसगढ़ वनों से संपन्न राज्य है। वनों से संपन्न राज्य होने के साथ साथ यहाँ बहुत अच्छे मात्रा में क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं, है ना। जो छत्तीसगढ़ का जो अभी स्थिति है, पूरे भारत में अलग अलग रूप से छत्तीसगढ़ में, भारत में कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ और यहाँ मध्य क्षेत्र में ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है पूरा वन से भी ढका हुआ है क्षेत्र है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। और वन के साथ साथ यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। 4 राज्य हैं स्पेशली आप लोगों को पढ़ना पड़ता है खनिज के लिए, सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, मध्य प्रदेश से जुड़ा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लगा ओडिशा और झारखंड। क्योंकि उड़ीसा झारखंड किससे के हिस्से हैं? पश्चिम बंगाल ये हिस्सा। तो ये जो क्षेत्र है खनिजों से पूरा भरा पड़ा हुआ है, और हर प्रकार के खनिज हमारे यहाँ जमीन के अंदर से मिलते हैं। जितने भी चीजें उत्खनन किया जाता है, भारत सरकार का एक खान ब्यूरो है, इंडियन खान, भारतीय खान ब्यूरो, है ना। वो हर साल एक आंकड़ा जारी करता है कि पूरे राज्य में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, और जो खनिज मिलता है उसमें हर राज्य के लिए खनिजों का और वर्गीकरण किया गया है। हर राज्य को मान के चलो, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ ये माना गया है 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से, है ना। जमीन के अंदर देखे तो कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हो सकता है इस राज्य में 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हो सकता है इस राज्य में 10 प्रकार के खनिज पाए जाते हों। तो उस 28 प्रकार के खनिज में या 10 या 20 प्रकार के खनिज में 2 भाग में फिर से खनिजों को बांटा जाता है। एक तो होता है किसी राज्य में मिलने वाला मुख्य खनिज, और दूसरा कहलाता है गौण खनिज। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स और एक होता है सेकेंडरी। तो हर राज्य के लिए वो खनिज अलग अलग हो सकती है। जैसे हम लोग अगर देखें, ये वाला क्षेत्र है गुजरात का या राजस्थान का क्षेत्र, इस क्षेत्र में तांबा, अभ्रक बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस राज्य के लिए मुख्य खनिज क्या हो जाएगा?
तांबा अभ्रक, लोहा थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये गौण खनिज, ऐसा भी समझा जाता है। दूसरा चीज, ऐसा खनिज जिसका राजस्व मूल्य भी अच्छा खासा हो, वो हमारे लिए प्राथमिक खनिज होता है या मुख्य खनिज होता है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी आपको ध्यान रखना है, मुख्य खनिज के आंकड़े अलग होते हैं और गौण खनिज को भी अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कितने प्रकार के खनिज मिलेंगे छत्तीसगढ़ में? 28 प्रकार के खनिजों की पहचान अब तक की जा चुकी है, जिसमें से 21-22 प्रकार के खनिजों को अब धरती से निकालने का काम चल रहा है। बहुत सारे खनिज हैं, खनिजों के श्रेणी में क्या क्या आते हैं? हीरा, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तांबा, अभ्रक, कोरंडम, छोटे छोटे खनिज, मुर्मी, गिट्टी, सभी खनिज हैं, है ना। और वो हमारे लिए क्या करते हैं? वो हमारे जब जमीन से इसका उत्पादन किया जाता है किसी भी खनिज का, तो सरकार की निगरानी में किया जाता है। सरकारी जगह से कोई खनिज निकाला जा रहा है तो सरकार के अधीन है। और कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिसको उत्खनन के लिए टेंडर निकाला जाता है बड़े स्तर पे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, किसका नाम? एनएमडीसी का नाम सुना है ना। एनएमडीसी ने बैलाडीला की पहाड़ियों से लोहा निकालने के लिए क्या लिया है? सौदा किया है सरकार से। तो वो केवल क्या करेगी? कोई दूसरी कंपनी नहीं जा सकती है। अभी आने वाले समय में आप लोग खनिज को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पूरे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अब वहां बहुत सारे स्थानों पर खनिजों की पहचान पहले से की जा चुकी है, लेकिन नक्सलियों के कारण से वहां पे क्या नहीं हो रहा था? उत्खनन नहीं हो रहा था। अब नक्सल मुक्त है तो टेंडर आएगा, कंपनियां आएंगी और वहां से जो भी जमीन के अंदर खनिज दबे पड़े हैं कई सालों सालों से, उसको निकाल करके धातु बनाएंगे, कोई बहुमूल्य सामान बनाएंगे, फिर उसको उपभोग करेंगे। तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि जब खनिज जो मिलेगा वो किस प्रकार से होगा। पहला ये ध्यान रखें, मुख्य और राजस्व, मुख्य खनिज और गौण खनिज, इसको ध्यान रखना। उसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट आता है, जितने खनिज मिलते हैं सरकार को क्या जाता है? पैसा। तो हमारे यहाँ आंकड़े कैसे जारी होते हैं? एक भारत सरकार के द्वारा होता है जिसका नाम है भारतीय खान ब्यूरो। ये जारी करता है पूरे राज्य में कितना इस साल लोहा निकला, है ना। तो मान के चलो पूरे भारत में लोहा का क्षेत्र जो है, यहाँ पर अलग अलग स्थान पर लोहा मिलता है और ये 10 राज्यों में लोहा मिलता है। और 10 राज्यों में मिलता है, उसमें 8 राज्य वाले लोग लोहे को निकाल रहे हैं इस साल। कितने राज्य में मिलता है लोहा? 10 राज्य में मिला। और लेकिन 2 राज्य ने उत्खनन कार्य नहीं किया इस साल, 8 राज्यों ने किया। तो रिकॉर्ड कैसे होगा? ये 8 राज्यों में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य जो है क्या किया है इस साल? खनिज को धरती से निकाला है। जब कोई धरती से निकालता है कोई कंपनी या सरकार, तो उसको कहते हैं किसी चीज का उत्पादन। मैं इस शब्दावली को इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि नीचे आने वाले टॉपिक में आपको यही शब्द मिलेंगे। खनिज जब जमीन से निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन। तो भारत सरकार क्या करता है? हर राज्य के आंकड़े को देखता है और ये देखने का प्रयास करता है। मान लो हम लोगों ने लोहे के बारे में बात किया, लौह अयस्क। कौन सा अयस्क? लौह अयस्क। हमने देखा लौह अयस्क को इस साल उड़ीसा राज्य ने 430 मिलियन टन, जो भी लाख मिलियन टन धरती से निकाला, है ना। तो इसके आंकड़े सरकार ने पेश किया इतना। उसके बाद हो सकता है कौन निकाला? झारखंड निकाला। फिर कौन निकाला? छत्तीसगढ़। इसका 300 था, इसका 130 था। तो ये होता है इस साल। आंकड़े कैसे याद करना है? इस साल भारतीय खान ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला पहला राज्य उड़ीसा, ठीक है। दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़। हर साल इसके आंकड़े उत्पादन के बदलते हैं। एक और होता है हमारे यहाँ पर, यही खान ब्यूरो क्या करता है, पूरे जगह पर कहाँ कहाँ पर कितना सोना है, कितना चांदी है, वो देखेंगे। हेलीकॉप्टर छोटा सा वो घूमते रहता है खनिज ढूंढने के लिए, छतरी बंधा रहता है, कभी खनिजों का पता लगाने के लिए घूमता है, या फिर
बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं हमारे पास, सैटेलाइट के माध्यम से किस क्षेत्र पे कौन सा खनिज उपलब्ध है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में नीचे पाए जाने वाले चट्टान, चट्टान पढ़े थे, चट्टानों से खनिजों का पता चलता है, मिट्टी से खेती किसानी का पता चलता है। तो चट्टानों से ये पता चला है कि सबसे ज्यादा उड़ीसा के क्षेत्र में क्या है, लोहे का भंडारण है ना, ये पता चला। लेकिन उत्खनन पहले नंबर पे ये, उसके बाद भंडारण में किसको देखें, छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो दूसरे नंबर पे भंडारण में, इसके यहाँ भंडारण है मान के चलो 320 करोड़ मीट्रिक टन, जो भी आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ में 200 है। पता चला है कि इस क्षेत्र में इतने सारे भंडार हैं, लेकिन हर साल कुछ मात्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो हर साल ये बहुत कम स्थिति होती है जो हर साल बदले। आंकड़े फिर क्या बोलेगा भारतीय खान ब्यूरो, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लोहा भंडारण की दृष्टिकोण से पहला स्थान है, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है, उपलब्ध है। उत्पादन करना वो अलग बात है ना। तो जो धरती के अंदर पता चला है कि इस क्षेत्र में अभी इस जमीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है, मालूम है आप लोग को, है ना, पता चल गया, सबको पता चल गया, मैं बताया भी, है ना। लेकिन आप लोग जाते हो, मैं थोड़ा थोड़ा जगह इस कोने से निकालता हूं मैं बस। तो भंडारण ये है पूरा क्षेत्र, और उत्पादन क्या है, अब उस रूम में भी है ना, लेकिन वहां का उत्पादन मैं नहीं कर रहा हूं। पता तो है, तो पता है वो क्या कहलाएगा हमारे यहाँ, डिपॉजिट। इंग्लिश में क्या होता है भंडारण का, डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा, भंडारण, तो दोनों याद रहेगा। भंडारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन उत्पादन ये हर साल बदलते रहता है। अब यहां से हमने उत्पादन किया, जब उत्पादन किया किसी क्षेत्र में भंडारण था और उत्पादन किया, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है ना। अगर मैंने 1 किलो लौह अयस्क धरती से निकाला, तो उसके लिए सरकार ने उसको, किसी कंपनी ने उत्खनन करके निकाला है और अपना उपयोग करके ले गया, तो उसने क्या किया है, सरकार के द्वारा क्या तय किया गया है, रॉयल्टी। किसी भी स्थान से अगर कोई भी खनिज निकाल कर आप ले जाते हो, तो उस क्षेत्र या क्षेत्राधिकार वाले स्थिति में, जैसे पंचायत के हिस्से से निकाल के ले जाओगे तो ग्राम पंचायत को क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ेगा, या फिर नगर क्षेत्र में है तो नगर पालिका को, नगर पंचायत को उस जगह से रॉयल्टी देना पड़ता है। वैसे ही लोहा या बड़ी स्थिति में डील हो चुका है पहले से कि आप इस क्षेत्र में इतने साल तक क्या करोगे, लोहा निकाल कर ले जाओगे, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो रॉयल्टी के हिसाब से सबसे ज्यादा रॉयल्टी छत्तीसगढ़ में किसका है, लोहे का है ना। सरकार को सबसे ज्यादा रॉयल्टी किसमें मिलती है, लोहे का। तो रॉयल्टी अलग कॉन्सेप्ट है, और किसी लोहा का उत्पादन करने पर इसका एक मूल्य होता है। रॉयल्टी तो सरकार को दी जाने वाली एक खनिज के एवज में दी जाने वाली न्यूनतम राशि है, लेकिन 1 किलो लोहे का मूल्य कितना होता है ना, ये मार्केट तय करता है। इसी कारण से मूल्य के हिसाब से क्या तय होता है, इसका राजस्व। रॉयल्टी अलग है, राजस्व अलग है। राजस्व मतलब सरकार को मिलने वाला पैसा, है ना। तो 1 किलो या 10 किलो या 50 कुंटल या इतना मीट्रिक टन आप ले जाते हो, तो उसका मूल्य तय हो जाता है, और हर साल इसका मूल्य बढ़ रहा है, तो जितना उत्पादन होगा उतना हमारे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। राजस्व मतलब सरकार को मिलने वाला पैसा, है ना। ये पूरा वैल्यू होता है, इसमें भी सरकार की हिस्सेदारी बटी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, राजस्व अगर कितना राजस्व प्राप्त होता है ऐसा। तो एक और ध्यान रखें, ये जो राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को बहुत स्रोतों से पैसा मिलता है राज्य को चलाने के लिए। तो बहुत स्रोतों से पैसा मिलता है, उसमें से खनिजों से
27% पैसा कहाँ से मिलता है? जमीन के अंदर मिलने वाले खनिजों से। बहुत बड़ा राशि है ये, 27% खनिजों से मिलता है। अगर पूरा क्षेत्र में उत्खनन बंद हो जाए, ठप पड़ जाए, तो सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। खेती किसानी से तो बहुत कम पैसा मिलता है। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी उस दिन भी चर्चा की गई थी, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग क्षेत्र सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने वाला हिस्सा है। देखे थे कितना प्रतिशत था? लगभग 47 के आसपास, है ना। उद्योग क्षेत्र सबसे ज्यादा पैसा देता है। उसमें उद्योग किस पे निर्भर है? खनिज, मुख्य रूप से खनिज पर निर्भर है। तो ये चीज है। अब इसके जो आंकड़े हैं, रॉयल्टी हर स्थानीय स्तर पे रॉयल्टी तय हो जाती है। अगर वही आप अगर रेत खनन वाले एरिया में जाएं, तो अगर किसी क्षेत्र से रेत निकालना होगा तो उसके पैसे को संबंधित ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा, है ना। राजस्व क्या है? उस पैसे, जितना खनन हो रहा है उसका मूल्य है, पैसे का वैल्यू। चलिए, इस साल के आंकड़े अब मैं बता रहा हूं। आंकड़े बताने के लिए आपको कुछ बातें बताया है। इस साल आर्थिक सर्वेक्षण जब जारी किया गया है तो ये कहा गया है कि 2025-26 ये चलेगा, है ना। 26 चल रहा है और 26 खत्म कब होगा? मार्च 2027 में। तो इस साल हमारे यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि राज्य को जितना पैसा मिलेगा घरेलू इनकम से, जितना पैसा वो होगा, उसमें हमारे यहाँ पे इतना लाख रुपया, ये लिखेंगे 34,09,397, याद ही करना ही है। इतना लाख रुपए, ये लाख लाख रुपए है ये, है ना। 34,09,397 लाख रुपए और है, लाख लाख ऐसे पढ़ना है। इतना पैसा खनिज से मिलेगा पैसे के रूप में, अगर उसके वैल्यू को निकालें तो। ये ठीक। उसके बाद पिछले साल, जो अभी बीता हुआ साल है, आर्थिक सर्वेक्षण कहता है पिछले साल जब हम लोगों ने खनिजों को क्या किया, पैसे में, रिवेन्यू में उसको देखने का प्रयास किया, तो खनिजों को हम दो भाग में बांटते हैं। तो हमारे यहाँ खनिज दो प्रकार के बांटते हैं, तो कौन कौन सा हो गया? मुख्य खनिज और गौण खनिज। हमारे यहाँ 6-7 प्रकार के खनिज है जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, हम उसका उत्पादन करते हैं। और सेकेंडरी या गौण खनिज में गिट्टी, मुर्मी, रेती, ये सब गौण खनिज है। इसका वैल्यू बहुत कम होता है। लोहा, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन हमारे लिए क्या है? मुख्य खनिज। इसी से हम लोगों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो हमारे यहाँ पर जो मुख्य खनिज है, मुख्य खनिज से ये रट लेंगे, याद कर लेंगे, जैसा भी एक साल के लिए फुर्सत है आप लोग। जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं, कब तक होगा? मार्च 2027 तक जितना पेपर होगा, ये आंकड़े नहीं बदलेंगे। तो 7,382.98 करोड़ रुपया किससे गया है? मुख्य खनिज के रूप में हमने आय हुई है। और 254.72 करोड़ किससे आय हुई है? गौण खनिज से। इसी को, ये वाला आंकड़ा जो है अभी तो लेटेस्ट है, इससे पहले वही होता, जो पीएससी का अधीक्षक पेपर था उसमें ये वाला प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ सरकार को गौण खनिज से कितना रुपया राजस्व आय की प्राप्ति हुई है। ठीक है, पेपर देखिए बिल्कुल। अब इसको परसेंटेज में भी दो हिस्से में पूछता है, परसेंटेज को भी ध्यान रखेंगे। अगर परसेंटेज पूछ दिया जाए तो 96.66% किसका होगा? मुख्य खनिज का। और मात्र 3.34 किसका होगा? गौण खनिज का। लगातार टेस्ट होते जाएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो खनिज को दो भाग में बांटा गया है, मुख्य खनिज और गौण खनिज। अब आगे जो स्थिति है, ये वाली,
पिछले साल जितना हमने उत्पादन किया तो पूरे देश में जितना खनिज उत्पादन हुआ होगा, ये तीसरा आंकड़ा भी समझिए। देश, क्योंकि भारत में इतना ज्यादा खनिज मिलता है और हर राज्य अपने अपने स्तर पे क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो हमारे यहाँ पिछले साल देखा गया तो जो जितना खनिज उत्पादन हुआ है वो अखिल भारतीय स्तर पे जितना खनिज का उत्पादन मूल्य, जितना पैसा पूरे भारत ने जितना पैसा खनिज से कमाया है उसमें से 13.99% पैसा 13.99% पैसा छत्तीसगढ़ ने कमा के दिया है। ये भी आंकड़े समझ में आ गए? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राज्य के खनिज उत्पादन का जो मूल्य है अखिल भारतीय स्तर पर जितना उत्पादन मूल्य हुआ, खनिजों का ही है ना, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है, लेकिन खनिज के उत्पादन का 14% लगभग, लेकिन आंकड़े जब आएंगे 13.99 ही आएंगे, है ना। आखिरी में मान लेते हैं वाला बात नहीं होता है, ये पॉइंट परसेंट भी करोड़ों रुपए का हिस्सा है। इस कारण से 13.99 मतलब 13.99। ठीक है, ये आंकड़े बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी पूछूंगा कुछ और आंकड़े हैं, आंकड़ों से शुरुआत हो रही है, दिमाग आप लोग को कंफ्यूज हो गया होगा। अब राज्य सरकार बहुत सारे खनिजों का उत्पादन तो कर रही है, भारत में हो रहा है पूरा ना, उसमें से अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जितना पूरा देश कोयला निकालता है, देश हमारे यहाँ भारत देश में जितना कोयला निकलता है उसमें से, निकलता है मतलब क्या, उत्पादन, जितना कोयला का उत्पादन हुआ इस पिछले सत्र में उसमें से कोयला, जितना कोयला उत्पादन हुआ उसमें से 19.56% कोयला कहां से निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ उत्पादन किया है। ठीक है, भंडारण की बात नहीं की जा रही है ना। उत्पादन का प्रतिशत अलग होता है और हर साल क्या होता है, बदलते रहता है। कभी बीच में 21-22 तक चला गया था, अब किसमें आ चुका है, 19। आंकड़े बदल रहे हैं, हर साल ज्यादा एरिया में उत्पादन हो रहा है लेकिन परसेंटेज कम ज्यादा होते रहते हैं। लोहा, लोहे की स्थिति क्या है, 15.31। कोयला कितना, 19.56। याद करना है, आप लोग ऐसे ऊपर से नीचे लिख लेंगे तो आपका थोड़ा सा डेटा साफ सुथरा रहेगा। चूना पत्थर, ये जो नाम में पढ़ रहा हूं ये छत्तीसगढ़ के लिए मुख्य खनिज है। ठीक है, चूना पत्थर हमारे यहाँ पर देश में जितना निकला होगा उसका 10%, 10.89 पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, 10.89% चूना कौन निकाल के दिया है, छत्तीसगढ़। बॉक्साइट का उत्पादन कितना हुआ है, 4.31, और टीन 100%। पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो टीन को क्या करता है, उत्पादित करता है। भंडारण 3-4 स्थानों पर है लेकिन अभी भी कोई राज्य टीन का उत्पादन नहीं करता, छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है। जब अकेला राज्य है तो 1 किलो भी निकाले तो 100% योगदान उसी का जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और खनिज है, अभी लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से कोरंडम जो खनिज है उसके लिए एक प्रोजेक्ट आया है, कोरंडम खनिज परियोजना। इस पर अभी 2 स्थानों पर, क्योंकि खनिज पट्टा स्वीकृत होता है कि कहां पर किस व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाए वहां के उत्खनन के लिए, है ना। तो अभी कोरंडम के लिए 2 स्थानों पर बस्तर क्षेत्र में खनिज उत्खनन के लिए पट्टा स्वीकृत हुआ है। ये पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट है 2026 तक कितने खनिज पट्टा स्वीकृत, 2। चल, जो अभी बेसिक जानकारी है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा, वो जो ऊपर के थे आर्थिक सर्वेक्षण के अभी लेटेस्ट आंकड़े थे। अब पुराने आंकड़े और नए आंकड़े मिलते हुए आप लोगों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से भरा पूरा राज्य है। यहाँ पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अब पाए जाते हैं का मतलब समझ में आ गया कि जमीन के अंदर पता चला है कि 28 टाइप से हमारे यहाँ क्या है, खनिज उपलब्ध है, जिसमें से अभी 21 प्रकार के खनिजों का क्या किया जा रहा है, जमीन से निकाल करके राजस्व प्राप्त किया जा रहा है। पाए कितने गए हैं, 28, है ना।
बहुत सारे ऐसे ऐसे खनिजों का पता चला है हमारे यहाँ, जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। मैं तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी डाला हूँ। आप लोगों को छोटे छोटे गांव के नाम पूछे जाते हैं कि ये वाला खनिज कहाँ मिला, है ना। और खनिजों के नाम में आप लोगों के गांव का नाम, इनके गांव का नाम भी आ गया है, क्रेसर। चलिए, खनिज के प्रकार हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक, है ना। धात्विक खनिज जिसमें क्या होगा, धातु के गुण होंगे, मेटल मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अयस्क को परिष्कृत करके क्या बनाते हैं, सीधा हम लोग धातु में बदल सकते हैं। धातु में भी तीन प्रकार की धातुएं होती हैं। एक होता है जिसमें लोहे का गुण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा धातु। दूसरा होता है लोहे के गुण भी होते हैं और अन्य चीजें भी उसपे मिक्स होती है, जिसको हम लोग बोल देंगे लौह मिश्र धातु। और एक होता है जिसमें ऐसे धातु जिसमें लोहे का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता। और उस दिन भी टीन के बारे में चर्चा किया गया था ना, और इसी का से प्रश्न बना हुआ था और आया था। टीन एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ का है जहां टीन उत्पादन करता है। टीन लोहे का एक क्या है, लोहे से मिला जुला एक धातु है। तो लोहा और टीना का कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल अलौह धातु है टीन। देखिए अब मिश्र धातु में कौन कौन से आएंगे, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, निकल, टंगस्टन, वेंकियम, फास्फोरस, फेल्सफास, ये सब। वहीं अलौह में बॉक्साइट, बॉक्साइट में लोहा बिल्कुल नहीं होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। तांबा, सीसा, टीन, जस्ता और आदि, आदि भी मिलता है। तो आदि कोई खनिज नहीं है, है? ये लोहा टीना वाला नहीं है, उस दिन भी बताया था मैं। और ये प्रश्न जस्ट पिछले संडे को आया है कि टीन एक कौन सा प्रकार का अयस्क है, कैसेटराइट अयस्क का है, मैं बताया था, है? हाँ, SnO2 फार्मूला है। दूसरा चीज ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में स्पेशली कोई उत्पादन जो कर रहा है, छत्तीसगढ़ ही अकेला है जो टीन का उत्पादन करता है। और ये है ना, मैं उस दिन भी बताया था, प्रश्न अपवाद से बनते हैं। हर बार मैं इस चीज को आप लोगों को बता रहा हूं। अपवाद वाले जो होंगे, जिसको आपको लगता था कि ये है और वो नहीं है, दर्शन में होता है जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। तो वही प्रश्न आएगा, जो आपको लगता था कि ये है ना, लेकिन पूछने वाला को पता है कि वो नहीं है, जो आपको लगता था वो है। अधात्विक खनिज, धातु, धात्विक खनिज में कुछ और हैं जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम होते हैं। कुछ ऐसे धातु हैं जिसमें धातु का गुण होता है, जैसे परमाणु धातु, है ना, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, परमाणु से यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। ये सब जिनका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ में मिले हैं। उत्पादन उत्खनन अभी कुछ धातुओं का नहीं हुआ है, लेकिन प्राप्त हुए हैं। अधात्विक क्या क्या मिला है, अधातु में जिस पर धातु का क्या नहीं होता है, गुण नहीं होता है, उर्वरक के रूप में हमारे यहाँ नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, है ना। इससे क्या बनता है, उर्वरक बनता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, है? ये अधात्विक खनिज है, इसको एक निश्चित अनुपात में मिला करके क्या बनाया जाता है, रासायनिक उर्वरक बनाया जाता है, जो हमारे यहाँ मिलता है। कुछ ऐसे धातु है जो माणिक की धातु कहलाते हैं, मणि धातु, जिसमें कौन आता है, हीरा, पन्ना, लाल मार्कट, आपाल, ये सब हमारे यहाँ पे अभी उत्खनन नहीं हुआ है। हीरा मिलता है ना, हीरा मिलता है, पन्ने का भी उत्खनन हमारे यहाँ पे नहीं होता। हीरा मिलता है, देखिए कहाँ मिलता है, देवभोग से। जमीन के अंदर मिलने वाले कुछ खनिज भूद्रव्य जो लिक्विड फॉर्म में या फिर ठोस फॉर्म में मिलते हैं, जिप्सम, नमक, छोटे छोटे खनिज है, गंधक, चूना पत्थर,
कुछ ऐसे भी खनिज हैं जो हमारे लिए ईंधन के रूप में काम आते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला। इसमें कोयला जो मिलता है हमारे यहाँ बहुत आयत मात्रा में मिलता है ना। पूरे राज्य में, पूरे देश में कोयले की स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। पेट्रोलियम हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलते हैं। प्राकृतिक गैस कुछ जगह पर चिन्हांकित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, मुख्य खनिज और गौण खनिजों के हिसाब से। ये फिर लिखने वाली बात है, जो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और अपडेटेड है ये फिर से साल भर के लिए आप अभी लेटेस्ट सितंबर में भारतीय खान ब्यूरो का रिपोर्ट आता है सितंबर में, है ना। तो सितंबर में अखिल भारतीय स्तर पर कुछ डेटा बदले तो बदले, बाकी ये है पूरे देश में जो खनिज भंडार, जितना सारा खनिज है, भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान रखता है। मतलब पूरे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, तीसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, खनिज मिलता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अलग ना होने का कारण क्या था? छत्तीसगढ़ अगर अलग हो जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये मध्य प्रदेश राज्य की उस समय की सोच थी। पूरा खनिज, वन, संसाधन सब कहाँ चले जाएंगे? छत्तीसगढ़। आज भी अगर कुछ क्षेत्र अलग हो जाए, बस्तर क्षेत्र अगर इससे अलग हो जाए, राज्य बन जाए, तो मैदानी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उत्पादन देखिए, सबसे ज्यादा खनिज जो उत्पादन करता है वो उसमें 5वें नंबर पर है। और ये आंकड़े तो समझ में आ गया था, जितना खनिज पूरे देश निकालता है उसका 13.99% कौन उत्पादित करता है? छत्तीसगढ़। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जो क्या निकालता है, किसका उत्पादन करता है? टीन का एकमात्र उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके साथ साथ खनिज राजस्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कुल उत्पादन का 16%, ठीक है, खनिज राजस्व की दृष्टि से। और उत्पादन मूल्य की दृष्टि से कितना परसेंट है? 13%। खनिज राजस्व में आय कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला स्थान। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे आंकड़े आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए, आखिर हम लोग खनिज अयस्क को खनन कौन करता है उसके बारे में देखें। खनिज को आप लोग जा करके, आपको पता चला कि यहाँ पर अमुक खनिज मिलता है, तो आप जा करके गैती फावड़ा लेकर के वहां से खनिज नहीं निकाल सकते, है ना। अगर किसी क्षेत्र में किसी खनिज का या अयस्क का पता चल गया तो उस क्षेत्र को सरकार क्या कर लेती है? अधिग्रहित कर लेती है। शब्द होता है ना, अधिग्रहण कर लेना। चाहे आपका पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, सरकार क्या कर लेगी? उसको अधिग्रहित कर लेगी। अभी एक रायपुर का एक स्थान है, एक व्यक्ति घर बनाने के लिए नींव कर रहा था, वहां पे बहुत सारे चीजें, मूर्तियां मिलना शुरू हो गया, कुछ कुछ सिक्के मिलना और मूर्तियां मिलना। तो सरकार ने उसके घर को ही क्या कर दिया? काम वाम रोक दिया और घेराबंदी करके अधिग्रहित कर लिया। तो घर बनाना भी वो बाद में मिलेगा, अभी सरकारी जमीन था, मतलब सरकार उसके लिए व्यवस्था की है। हाँ, ऐसा थोड़ी तुम अब भाई उसके घर में मिला है ना, लीगली रूप से तो वो उसका घर है ना, उसको पुनर्वास मिला है, उसके बाद उत्खनन कार्य शुरू होगा। इसलिए कुछ मिलेगा ना तो बताना है कि नहीं बताना है? बताना है सरकार को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार अपने हिसाब से कई स्थानों पर उत्खनन कर रही है। कुछ ऐसे स्थान हैं जो केंद्र सरकार के बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको मिला हुआ है खनन के लिए। कई ऐसे संस्थान हैं जो सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं, मिलकर काम करते हैं, कुछ हिस्सों को नीलाम किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे लोहे को निकालने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम क्या है? एनएमडीसी। एनएमडीसी का पूरा नाम है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये कब गठन किया गया था? केंद्र सरकार का उपक्रम है ये, राज्य का नहीं है ना। केंद्र सरकार का उपक्रम कब इसकी स्थापना की गई थी? गठन तो बहुत पहले किया जा चुका था 1958 में, लेकिन हमारे यहाँ खनन का कार्य जो है बहुत लेट से शुरू हुआ है। 1968 में माना जाता है कि एनएमडीसी बहुत अच्छे से काम करना शुरू की,
1978 में और 1980 में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के उत्खनन कार्य शुरू किया गया है। 78 और 80 में 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसको एनएमडीसी पूरी तरीके से खनन करके ले जाती है। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ में 2 क्षेत्र हैं, 2 पहाड़ियां हैं, किरंदुल और बचेली, जिसको हम लोग उस पहाड़ी का नाम क्या बोलते हैं? बैलाडीला की पहाड़ियां। बैलाडीला की पहाड़ियां में क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। पूरे लौह अयस्क को निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? एनएमडीसी। एनएमडीसी और इस लौह अयस्क बहुत इतिहास पुराना है। उस समय 1958 में, 58 है ना, 1958 में जापान और भारत के बीच समझौता हुआ है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, और समझौते के तहत ये कहा गया था कि आप हमको इतने 100 साल तक क्या देंगे? लोहा देंगे इस क्षेत्र से, ऐसा पढ़ा हूं कहीं, है ना। तो समझौता के तहत यहाँ से जितना भी क्या जाएगा? लोहा पत्थर जाएगा, खास करके बैलाडीला की पहाड़ियों से। तो उस पहाड़ियों को तोड़ करके पूरा लोहा अयस्क कई 100 साल तक अभी निकल ही रहा है। उसको रेल के माध्यम से, लौह अयस्क को किसके माध्यम से? रेल के माध्यम से कहाँ ले जाया जाता है? विशाखापट्टनम। ठीक है, वहां पे बहुत पहले से रेलवे लाइन बिछी हुई है। ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे है जो उड़ीसा का क्षेत्र आता है ना, पूर्वी रेलवे, तो वहां से विशाखापट्टनम जाता है। कौन सा? लोहा पत्थर, पूरा लोहे का पत्थर वहां से निकाल करके, और विशाखापट्टनम से जहाजों से, पानी जहाज से, पोर्ट से, वहां से कहा जाता है? जापान जाता है। कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर हैं, जापान जाता है, और वहां से ये लोहा स्टील बनता है, और बहुत अलग अलग धातु से इसको बना करके, साफ करके वापस भारत में बहुत जगह पर कई 100 सालों तक, कई दशकों तक भारत में बेचा गया। 1 रुपया 2 रुपया में बेच दिया जाता है ना। अब वहां से स्टील बन के आएगा, तो साफ किया गया है, स्टील बनाया गया है, तो आपको 100 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डील हुआ था। तो 2 क्षेत्र हैं। तो एनएमडीसी का काम क्या है? केवल और केवल उसको निकालना और भेज देना। तो 2 खदान हमारे यहाँ पे एनएमडीसी अभी क्षेत्र है। बहुत सारे ऐसे पहाड़ियां हैं, बहुत सारे पहाड़ियां, एक हर लेयर में पहाड़ियां एक के बाद एक के बाद एक, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। अब हर एक क्षेत्र को साइट बोला जाता है ना। इसको बोला जाता है फिर साइट को, अभी होता है ना डिपॉजिट मतलब भंडारण। तो डिपॉजिट 1, डिपॉजिट 2, डिपॉजिट 3, ऐसे ऐसे 14 डिपॉजिट हैं अभी। उसमें से 12 डिपॉजिट को एनएमडीसी उत्खनन करती है, 2 डिपॉजिट को राज्य सरकार खनन करके अपना उपयोग कर रही है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 2 खदान में राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रही है, जिसमें से बैलाडीला के 2 खदान है, बाकी एनएमडीसी पूरा काम करती है। लोहे को उत्खनन करने वाली संस्था कौन हो गई? एनएमडीसी। एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी पूछा जाता है, तो हैदराबाद में। एनएमडीसी कहाँ है? हैदराबाद में मुख्यालय है इसका। और हमारे यहाँ पर सबसे पहले किरंदुल में उत्खनन शुरू हुआ, उसके बाद बचेली में शुरू हुआ है 1968, 1980। वैसे ही हमारे यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो कोयले को कोई ना कोई तो निकालेगा। कोयले को उत्खनन करने वाली जो संस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एक प्रकार की ऐसी कंपनी है जिसको हम लोग महारत्न का दर्जा देते हैं, है ना। हर उद्योगों के लिए महारत्न होता है, नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है। उसके अलग अलग उद्योग पढ़ेंगे तभी उसको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कोई कंपनी महारत्न कहलाती है, मिनी रत्न कहलाती है, कितना करोड़ों का कारोबार होता है। तो ये जब बना, तो हम ये अलग अलग राज्यों के उत्खनन के लिए एक और संस्था का गठन किया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एसईसीएल, एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। जो भारत के किस हिस्से में, दक्षिण पूर्वी हिस्से का जो एरिया है वो कौन देखता है? एसईसीएल देखता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है कोयले के लिए। तो 1987 में बिलासपुर में एसईसीएल का क्या डाला गया? मुख्यालय। एसीसीएल किससे जुड़ा हुआ है? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल मतलब कोयला ही होता है, और कोल इंडिया लिमिटेड ये
जो एसईसीएल है ये कोल इंडिया की एक क्या है, सहायक उपक्रम हो गई। मेन कौन है, सीआईएल कोल। मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। इसके द्वारा जितना भी कोयला उत्खनन किया जा रहा है एसईसीएल को जाता है। अभी एसईसीएल का मुख्यालय, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के ऊपर के क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा ऐसे नीचे गया हुआ है, तो ये क्षेत्र जो है, ये जो डब्बा बना हुआ है, ये पूरा किसका क्षेत्र है, कोयले का। ये किसका क्षेत्र है, बासे बाक्साइट का, है ना। बलरामपुर का और जसपुर का हिस्सा में कोयला नहीं मिलता है, बाक्साइट मिलता है। लेकिन ये पूरा क्षेत्र, अब जिले का नाम तो याद ही होगा, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, है ना। ये पूरा क्षेत्र जिसमें यहाँ पर नदी घाटी होने के कारण से, महानदी घाटी होने के कारण से बहुत ज्यादा कोयला मिलता है रायगढ़ क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र बहुत पहले से कोयले से परिपूर्ण रहा है। कोरबा, सबसे ज्यादा कोयला उत्खनन होता है अभी कोरबा में। सबसे ज्यादा रिवेन्यू कहाँ से मिलता है, कोरबा से, कोयले के मामले में। तो यहाँ पर बिलासपुर में तो बना दिया गया है इसका मुख्यालय, लेकिन बिलासपुर की स्थिति अब थोड़ी सी बदल रही है। कोयले का क्षेत्र उस समय सिटी के हिसाब से बिलासपुर था, तो अभी एसईसीएल का सेकेंड जो मुख्यालय है, कहाँ, विश्रामपुर, सूरजपुर, ठीक है। सेकेंड मुख्यालय इसको बना दिया गया है, ठीक। लोहे का खनन कौन करता है, थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन समझ में आना चाहिए, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट बैठे ना, पढ़ दूंगा फिर कोई मतलब नहीं। लोहे का खनन कौन करता है, एनएमडीसी हमारे यहाँ पे ना। और कोयले का खनन कौन करेगा, दोनों किस प्रकार के संस्थान है, नेशनल लेवल के संस्थान है, जिसका एक सहायक उपक्रम है एसईसीएल। और एसईसीएल क्या करता है, कोयले का उत्खनन करता है और हमारे यहाँ पे राजस्व जितना होता है उसको देता है। मुख्यालय पहला कहाँ है, बिलासपुर। सेकंड मुख्यालय विश्रामपुर को बनाया गया है। वही टीन की बात करें, टीन का तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो टीन को क्या करता है, हमारे यहाँ से उत्खनन करता है। टीन को उत्खनन करने के लिए कोई बाहर से संस्था नहीं आई है, राज्य सरकार की ही एक हमारे यहाँ कंपनी है जो छोटे छोटे खनिजों को क्या करती है, उत्खनन करती है, उत्पादन करती है, जिसमें से छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सीएस मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट, एम से मिनरल्स, डी से डेवलपमेंट और सी से कॉर्पोरेशन, ये क्या करता है, टीन को निकालता है। मतलब किसी और दूसरे, मतलब सेंट्रल को पैसे देने की आवश्यकता इसको नहीं है, खुद उत्पादन करो, खुद के कर्मचारी रहेंगे, राज्य के कर्मचारी रहेंगे। वैसे ही बॉक्साइट को भी कौन निकालता है, छत्तीसगढ़ सरकार की खुद की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कब बनाया गया था, राज्य गठन के बाद ही बना दिया गया था, क्योंकि अगर इसकी स्थापना नहीं की जाती तो सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे ऐसे हैं कंपनियां जो आकर के, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे खनिजों की पता चल गया है जो बहुत बड़े बड़े संस्थान आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना। अडानी पावर बहुत सारे साइट को खरीदने के लिए है, तो क्यों ना उसको टेंडर ना दे करके राज्य सरकार ही अपना क्या कर सके, उसको उत्खनन कर ले। लेकिन राज्य सरकार के पास इतने ज्यादा मात्रा में संसाधन नहीं है निकालने के लिए, है ना। टेक्निक नहीं है, टेक्निक के साथ टेक्नीशियन भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए रहता है, कर्मचारी। कर्मचारी दो टाइप से होते हैं, है ना। एक होता है कुशल और एक होता है अकुशल, दोनों काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसकी कमी है ना। अभी कुशल कर्मचारी और अकुशल कर्मचारी का इतना ज्यादा विवाद चलता है हमेशा, कि आप देखें कि आपको अगर क्या बनना है, अभी टीचर बनना है, तो जो व्यक्ति क्या होगा, कुशल। कुशल मतलब उसके अंदर पढ़ाने का कौशल लिखित रूप से भी, अर्थात डिग्री भी चाहिए और आपके अंदर कुशलता भी चाहिए, तो तभी आप क्या बन सकते हो, टीचर में सामने लिख देता हूं GOVT तब। लेकिन अगर किसी ऐसे संस्थान
जो क्या है, निजी है, प्राइवेट है, वहां पर जिसके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोग भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाते रहते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाएंगे, अकुशल। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुशल कर्मचारी का होना आवश्यक है, और अकुशल हो गया तो काम खत्म। अभी के डेट में ये कुशल अकुशल इसलिए चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो अपने आप को कुशल मानते थे, है ना, बड़े बड़े कंपनी में किसके आने के बाद, एआई आने के बाद उसकी कार्य, आपको कंप्यूटर जानना है ठीक है, लेकिन कंप्यूटर आपको आता है, लेकिन कंप्यूटर में काम करने भी आता है, लेकिन आपका जो कार्य है इस पर आधारित नहीं है, तो आपको बैठा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कुशल है एआई में, उसको ही काम मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखें। तो राज्य सरकार के पास अभी खुद के कर्मचारी नहीं है, इसकी वजह से भी बहुत सारे चीजों पर अभी राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। स्थापना लिख लिए कि इसको। चलिए अब कुछ बातें हैं खनिजों को लेकर के। छत्तीसगढ़ में अब खनिज, पहला खनिज है कोयला। कौन सा खनिज है, कोयला। बहुत सारे खनिजों के अलग अलग उपनाम होते हैं। इस खनिज को क्या बोला जाता है, काला हीरा। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, उसको हमें ऐसे करके बता दिया। कोयला हमारे यहाँ क्या कहलाता है, काला हीरा। और काला सोना, काला सोना किसको कहते हैं, हरा सोना किसको कहते हैं, हरा सोना तेंदुपत्ता को। नहीं, हरा सोना तेंदुपत्ता नहीं है सर। काला सोना नाम का एक उर्वरक आता है, खरपतवारनाशी, ठीक है। काला सोना, काला हीरा, काला सोना दोनों आता है। कोयला, देखिए कोयले के बारे में भारत के भूगोल में कोयले को बताया गया है, 4 प्रकार से कोयले हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कौन से प्रकार के कोयला मिलता है, ये भी प्रश्न बनता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के पूरे भारत में कोयला मिलता है, इसको तो जानते ही होंगे। पहला जो प्रकार का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, जो जिसमें जब कोयला देखे हो कि नहीं, आप कहाँ देखे हो, कहाँ देखे हो आप बताओ। हाँ, टीवी में, टीवी में देखे हो। ये बातें समझ में आनी चाहिए, एंथ्रेसाइट का मतलब क्या होता है। जब हम कोयले की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है जमीन के अंदर जो कोयला मिलता है एक ही टाइप की कोयला मिले। हमारे यहाँ पे भारत में सभी जगह कोयले का वितरण लगभग है, जहां जहां नदी घाटियां हैं, है ना। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है ना। जीवाश्म ईंधन मतलब आप लोहे को निकाल कर जलाओगे तो जलेगा क्या, नहीं, लेकिन इसको निकाल कर जलाते हैं, जलाने के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है। कोयला का उपयोग क्यों करते हैं, जला के क्या करेंगे, राख को। ये जो पंखे लाइट जो जल रहे हैं किससे जल रहे हैं, कोयले से मत बोलो, बिजली से, ठीक है। बिजली किससे बनता है, ताप से। और ताप के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए, है ना। ज्वलनशील कोई ऐसा जो क्या कर सके, कोयले विद्युत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। एंथ्रेसाइट में 90% क्या होता है, कार्बन, अर्थात इतना ज्यादा इसमें दहन क्षमता होती है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला इसको माना जाता है, सबसे उच्च कोटि का। और 1-2 ही क्षेत्र में हमारे पूरे भारत में मिलता है, जिसमें से कहाँ मिलता है, JNK, JNK, अभी तो लद्दाख हो गया है। लद्दाख के क्षेत्र में एक क्षेत्र है, जिले का नाम है रियासी। कौन सा जिला, रियासी जिला, जहां पर का कोयला क्या होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है, कार्बन की जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस पूरे क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में मिलता है, वो किस प्रकार का कोयला है,
बिटुमिनस बोला जाता है, बिटुमाइनस या बिटुमिनस। इसमें एंथ्रेसाइट से थोड़ी मात्रा, कम मात्रा में कार्बन, मतलब 75 से 80 भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे अच्छे क्वालिटी का कौन सा हो गया? एंथ्रेसाइट। थोड़ा सा इससे कम, क्योंकि हमारे लिए तो यही सबसे उच्च है, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे क्षेत्र में कम मात्रा में मिला तो उसका ज्यादा। बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमारे यहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में। कोयले का तीसरा प्रकार होता है लिग्नाइट, जिसमें 60% कार्बन होता है, और पीट जो होता है 10%। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा पीट कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला मिलता है। वहां का कोयला उतना अच्छा नहीं है। जितनी सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला कोयला जो है अभी जो प्राप्त है हमको, बिटुमिनस का। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः बिटुमिनस का कोयला मिलेगा। कोयले का निर्माण भी कैसे होता है? आप लोगों ने इसमें छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक बनावट देखा था, तो भूगर्भिक बनावट में चट्टानों के प्रकार में एक चट्टान गोंडवाना चट्टानें थी, है ना। गोंडवाना प्रकार की शैल समूह, उस गोंडवाना शैल समूह अर्थात तृतीय युग की, टर्शियर काल या तृतीय काल जिसको कहा जाता है, हमारे इस जीवन को जब पृथ्वी का या दुनिया का जब माना जाता है विकास हुआ है, तो हमारे जो तृतीय काल का जो विकास है उसमें कोयले का विकास हुआ है। तृतीयक युग ध्यान रखें, टर्शियरी मतलब तृतीयक होता है। इस प्रकार की जो शैलें हैं, ये चट्टाने हैं तृतीयक युग की चट्टाने, उस पर या गोंडवाना चट्टानों, वही चट्टाने हैं जो ज्वलनशील होते हैं, जीवाश्म होता है, जिसको जलाने से हमको क्या मिलता है? ईंधन मिलता है। तो भारत में अधिकांश में यही शैल समूह है। थोड़ी मात्रा में कहा, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जहाँ पे एंथ्रेसाइट का मिलता है। फिर लेटेस्ट आंकड़े हैं, भंडारण की दृष्टि से दुनिया छत्तीसगढ़ भारत में जितना कोयला मिलता है उसका 20% कोयला छत्तीसगढ़ में ही मिलता है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में है। ओडिशा, झारखंड, फिर झारखंड, ओडिशा, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड, है ना। झारखंड में मिलता है। उसके बाद कहाँ मिलता है? कहाँ? ये उड़ीसा गलत लिखा हुआ है, उड़ीसा नहीं होता, ओडिशा। तो भंडारण की दृष्टि से देखें कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो तीसरे स्थान पर है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य। लेकिन भंडारण है, लेकिन उत्पादन के मामले में झारखंड पीछे हो जाता है। झारखंड में उतना अच्छा उत्पादन, या झारखंड उत्पादन में परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उत्पादन नहीं कर पा रहा है। तो उड़ीसा उत्पादन में आगे आ गया है, और छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान। छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? कुछ पिछले 2 साल में पहला स्थान में था कोयले उत्पादन में, हर साल बदलता है। तो प्रथम स्थान ओडिशा का है, दूसरे स्थान इनका है। कितना प्रतिशत उत्पादन हो रहा है? ये आंकड़े भी शुरू में लिखे थे। कोयले का उत्पादन 19.56% होता है। डेटा दिमाग में बैठ रहा है, धीरे से आएगा दिमाग में, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ क्या मिलता है? कोयला मिलता है। छोटे छोटे गांव के नाम थे, मैं उसको गांव के नामों को थोड़ा सा हटा दिया हूँ, अपने थोड़ा बड़े स्थानों के नाम को उसमें डाला हूँ। छोटे छोटे गांव के नाम बुक में मिलेंगे आपको, उसको ध्यान रखना। एक लिखा हुआ है विश्रामपुर में कुछ मात्रा में एंथ्रेसाइट का पता चला है। कहाँ पे? विश्रामपुर। विश्रामपुर कहाँ बताया? यहीं पर एसीसीएल का मुख्यालय दूसरे नंबर का बनाया गया है। कोरबा क्षेत्र सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जिला है। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किस जिले में होता है? तो कोरबा में होता है। कुछ स्थान है, कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका, मानिकपुर, रामपुर बेसिन। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको क्या मिलेंगे? सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र मिलेगा। कोरबा अपने आप में बहुत डेवलप सिटी है, लेकिन पूरा क्षेत्र जंगल से भरा पड़ा है ना। और इतनी ज्यादा मात्रा में कोयला उत्खनन हो रहा है कि आप अगर ऐसे ही शहर को एक बार चक्कर लगा के आते हैं और ऐसे करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? कोयले के पार्टिकल्स मिलेंगे। वहां के लोगों की अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि डस्ट से, पॉल्यूशन से अस्थमा का जो स्थिति है वहां पे कोरबा या उत्खनन क्षेत्र वाले में, वो ज्यादा
लगातार बढ़ रही है, पार्टिकल्स जा रहे हैं ना। कर्मचारी तो कितना भी मास्क उपयोग करिए, पार्टिकल जाएंगे ही। रायगढ़ में किस क्षेत्र पर, रायगढ़ में अभी होता है ना, इस पूरे हिस्से में, छत्तीसगढ़ के ये वाले हिस्से में, यहां से ऐसे आप क्या बना ले, एक डब्बा बना ले, तो एक कोयला का क्षेत्र कहलाएगा। तो रायगढ़ के क्षेत्र में कौन सी नदी जाती है, इधर से मानकेलो नदी है, नदी घाटी है, और कोरबा का पश्चिम भाग, ये कोरबा का पश्चिम भाग इससे जुड़ा हुआ है। कुछ ब्लॉक हैं, गांव के नाम तो एक एक करके याद नहीं हो पाएगा आपसे। धर्मजयगढ़ एक विकास खंड है, ब्लॉक है धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, ये बड़े बड़े शहर हैं। पूरे क्षेत्र में क्या होता है, कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। नदी घाटी पूछा जाएगा तो मांड नदी घाटी कहाँ से निकलती है, मांड नदी सरगुजा से निकलती है, और कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है। पूरे उस क्षेत्र में कोयला मिलता है और उत्पादन भी हो रहा है वहां। सूरजपुर या सरगुजा क्षेत्र में, पूरा में सूरजपुर जिले में विश्रामपुर का एरिया, उसके बाद तातापानी, रामकोला। तातापानी कहाँ है, बलरामपुर के कुछ हिस्से में। बलरामपुर का इधर का हिस्सा बॉक्साइट है, इधर का हिस्सा कोयला है। लखनपुर, लखनपुर अभी कहाँ है, सरगुजा में। इसमें भी आप लोगों को क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लखनपुर का, 340। ये आपके लिए काम का नहीं है। और कुछ जिले हैं जो चिरमिरी, पुरसिया, सोनहट, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, सभी पूरे कोरिया जिला और एमसीबी जिला है ना, और सूरजपुर, पूरा क्षेत्र किसका है, कोयले का। अगर उस क्षेत्र के स्थानों का नाम जानते हैं, जैसे सोनहट, सोनहट में उच्च कोटि का कोयला मिलता है, सोनहट क्षेत्र में। हाँ, एंथ्रेसाइट नहीं, उच्च कोटि का, बिटुमिनस में ही उच्च कोटि का कोयला मिलता है। कोरबा में बहुत सारे चीजें भी खदानों में नए नए कार्य हो रहे हैं। नए नए कार्य मतलब खनन के लिए मशीन का उपयोग किया जा रहा है। आप लोगों ने कोयला साइट देखे होंगे, जमीन के अंदर निकालने के बाद विस्फोट किया जाता है, कोयला टूटता है, पत्थर ही है। तो उसके लिए अब यंत्रीकृत खान मशीनों से पूरा कार्य किया जाएगा। उसकी स्थापना की गई है कोरबा में। पहला यंत्रीकृत खान कहाँ है, यंत्रीकृत खान, ये सब स्थान आप लोगों के पहली बार अगर सुने होंगे तो ये बड़े बड़े, कहना चाहिए, स्थान है, छोटे गांव नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखें और एक दिमाग पे ही कॉन्सेप्ट बना लीजिए। कोयला मध्य क्षेत्र में नहीं मिलता, कोयला छत्तीसगढ़ के नीचे क्षेत्र में नहीं मिलता, तो कहाँ मिलता है, कोयला मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा में आप लोग ऐसे, बार बार इसको ऐसे बना रहा हूं मैं, मिलता ऐसे पूरे है ना, इधर पूरा कोयला मिलता है। अरे रुक भाई, तो ये क्षेत्र हमारा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पे कोयले का भंडार है, ये रायगढ़ तक का ये आता है। अब विभाजन तो अलग से हुआ नहीं है, केवल और केवल नक्शे के ही विभाजन है। तो अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसी बात ही नहीं है ना। अब हवाएं अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ की हवाएं अलग है और उड़ीसा का हवाएं अलग है, तो केवल और केवल एक सीमा रेखा का ही अंतर है। तो हवाएं तो दोनों जगह बराबर ही चलेगी। तो एरिया के हिसाब से ये वाला पूरा क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, पूरा कोयले का क्षेत्र है। तो इसका प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इधर कोयला नहीं मिलता। ठीक, लोहा, लोहा कल करेंगे। लोहे का ये स्थिति है, बहुत सारे अयस्क हैं। कुछ कुछ मैथ्स बना लीजिए।
चाल दूरी। पानी तो बहुत। प्रश्न बोलते जा रहा हूं और लिखते भी जा रहा हूं, आप लोग लिखना। एक व्यक्ति ने 100 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति ने 100 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में पूरा की। इसने इस कुल दूरी का कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा कुछ हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, रफ्तार मतलब गति या उसकी स्पीड रही है, रफ्तार से पूरा किया। कुल दूरी का कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यहाँ पे लिख लेंगे पैदल पूरा किया है। एक हिस्सा पैदल, और जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार से पूरा किया है, या साइकिल लिख सकते हैं, साइकिल लिख सकते हैं। साइकिल से पूरा किया। कार 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो फिर प्रश्न इससे इसलिए बनेगा, इस व्यक्ति ने पैदल चलकर, इसने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की। प्रश्न को 2 बार पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। बना दे क्या?
मैं इसको देखेंगे, एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी, पहले से दूरी तय है, दूरी बराबर कितना है 100 किलोमीटर मान लेते हैं। एक स्थान है और ये बी स्थान है, कितना दूर है ये 100 किलोमीटर है ना, ए से बी, मतलब यहाँ से रायपुर 100 किलोमीटर की दूर है। अब यहाँ से अगर यहाँ जाता है तो उसको 13 घंटा लगा है ना, तो दूरी 100 किलोमीटर और समय कितना लग गया उसको 13 घंटे लगा है, कुल समय 13 घंटे लगा। अब लेकिन वो एक ही गति से नहीं गया है ना, वो पैदल निकला कितने किलोमीटर जाने के लिए 100 किलोमीटर जाने के लिए पहले पैदल निकला वो, और जब पैदल गया तो उसका जो गति था वो क्या था 4 किलोमीटर। पैदल की चाल कितनी है 4 किलोमीटर। जब पैदल चलता है तो कितना कितना दूर तय किया नहीं पता है ना, तो पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है, और पैदल की दूरी, पैदल कितना दूर गया नहीं पता है, तो मान लेते हैं पैदल वो कितना किलोमीटर तय किया गया होगा x, निकालना है उसी को x मान लेते हैं। अब यहां से वो शुरू किया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और यहां तक पहुंचा, मान लेते हैं कितना दूर गया है वो x दूर गया है, यहां से निकला x दूर गया कितने की स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब एक से दूरी तय कर लिया है, अब पैदल थक गया होगा तो क्या पकड़ा साइकिल। यहां देखिए साइकिल की चाल, साइकिल की चाल कितना है 10 किलोमीटर, यहां से वो अब कितने से जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, और ये जो टोटल कितना है 100 है ना, टोटल 100 है, तो 100 का कितना हिस्सा चल चुका है ये x, बचा कितना है 100 में x को कम कर दो, तो 100 माइनस x क्या है, साइकिल से आगे का हल आप लोग करेंगे ना, मैं इक्वेशन बता देता हूं, साइकिल से दूरी हो जाएगा, साइकिल से दूरी तय किया, साइकिल से कितना दूरी तय किया है टोटल 100 में x से तय किया, ठीक है, टोटल दूरी कितना है 100, समय कितना लिया है समय ही तो निकालना है, या समय के सूत्र के माध्यम से आपको क्या निकालना है x का मान निकालना है। समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, क्योंकि दोनों मिलकर के 4 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मिलकर के 13 घंटे में सफर पूरा किया है ना, 4 घंटे भी गया है पैदल और 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वो साइकिल से गया है, दोनों मिलाकर के कितना समय लिया है 13, तो समय लिख करके समय लिख देते हैं 13 घंटे बराबर क्या हो जाएगा 13 घंटे बराबर इसकी दूरी कितनी है एक की दूरी, पैदल वाला हो गया x बटे 4 है ना, दूरी बटे चाल, इसकी दूरी x और इसकी चाल 4 प्लस 100 ऋण x बटे 10, 100 ऋण x बटे 10, ये क्लियर है कि नहीं, इसको तो हल करने आएगा, इसमें आपको किसका मान मिलेगा x का, तो एक लाइन देखेंगे यहां पर, इस दोनों का एलसीएम
20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 20। 4 और 5 क्या करेंगे? भिन्न है तो 20, 4 का पहाड़ा पड़ रहेंगे, 5 बार में कटेगा, तो 5 जो बचता है, जो भी भाग देने के बाद बचता है उसको इस ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 5 बचा है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इस 5 को इससे गुना करिए, 5x धन। अब ये 10 है और 20 है, कितने बार में कटेगा? 2 बार में, तो 10 दूनी 20, जो 2 बार में गया है उसको लिख लेंगे, और ऊपर क्या है? 100 ऋण x, इससे गुना हुआ तो ये आ गया है। अब ये हल करें, 20 13 दूनी, तिर्यक गुना हो जाएगा 260, और ये 5x धन 200 ऋण 2x, 260 बराबर 5 में 3, 5 में 2 गया, 3x धन 200, 200 इस पार आ जाएगा, 260 में 200 कम हो जाएगा, ये हो गया 60, 3x, तो x बराबर 60 बटे 3, तो x बराबर 20। ये x किसका मान है? हम लोग क्या है, x किसको मान है ढूंढिए। अब पैदल जब वो जाता है तो वो 20 किलोमीटर ही मात्र जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया है? पैदल चलकर कितना किलोमीटर दूरी तय किया है? तो पैदल चलकर वो 20, और साइकिल में वो 80 किलोमीटर तय किया है। उसके निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस 100 में 20 को कम करेंगे। तो जो भी आप लोगों को पूछा जाएगा, ये हर एक स्टेप की जानकारी है ना। आपको जल्दी से बनाना होगा, शॉर्ट में बनाना होगा, तो यहां से शुरू कर सकते हैं आप, यहीं से। समय दोनों का दे दिया गया था, कौन सा 20? ये 10 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकाले हैं तो 20 आया है। जब दो भिन्न को हम लोग हल करते हैं तो नीचे की संख्या का, या हम लोग क्या कर सकते थे, 10 चौक 40 लिख देते हैं, है ना। 40 लिखते तो 10 एकम 10x तिर्यक गुना वाले, और 4 एकम 400 ऋण 4x, दोनों तरीके से होता। आखिर वो बाद में कॉमन कटता ही। आगे बढ़े क्या? लिखो इसको। एक प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न सेम होगा, है ना। प्रश्न सेम है, आपको आंकड़े बस बदल, क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगता है, तो मैं आपको केवल आंकड़े बस बदल रहा हूं, आपको यहां से बनाना है। कुल दूरी है 61 किलोमीटर, ठीक है, कुल दूरी 61 किलोमीटर है, और कुल समय लगता है 9 घंटे, और वो कुछ हिस्सा पैदल चलता है, कुछ हिस्सा साइकिल से चलता है। पैदल से वो जाता है, पैदल की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ दूरी वो पैदल चलता है और कुछ दूरी वो साइकिल से चलता है। तो आपको बताना है, ऐसा भी तो प्रश्न हो सकता है ना अभी, पैदल की दूरी कितना है, पैदल की दूरी कितना है। प्रश्न सेम है, पहला वो वाले प्रश्न भी देख सकते हो, वो आता है जाता है ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख देता हूं।
बनाना है, चलिए बन जाएगा, सेम रखना था मान। सबका आंसर आया सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब। क्वेश्चन है, एक बस कोई यात्रा अरे यार कैसे हो गया फिर। चलिए आंकड़े तो सही है ना, 16 किसी का नहीं आया। चलिए यहां से देखो भाई, सभी प्रश्न को बताना जरूरी है। इसकी चाल 4 किलोमीटर है, तो ये कितना दूरी तय करेगा, मान लेते हैं इसकी दूरी x, इसकी दूरी 100 माइनस एक्स नहीं करना है, ठीक है। अब ये हो गया, समय के परिप्रेक्ष्य में हमको बनाना है। समय कितना घंटा लगा है, 9, दोनों का मिलाकर समय 9 है। तो इसके मामले में समय का सूत्र क्या होगा, x/4 प्लस x/, 61 माइनस x/10 है क्या, 9। ठीक है, टोटल समय भी 9 है। इसके एलसीएम कितना होगा, 36, 36 लिख लेंगे। ये कितने बार में जाएगा, ये तो 9 और 4 दोनों अलग अलग संख्या है, तो आप तिर्यक गुना भी कर सकते हैं। 9 एकम 9x प्लस 61 चौक 200, 244 माइनस 9 एकम 4 एकम 4x। ठीक है, अब क्या हो गया, 36 गुना 9, 36 गुना 9 हो जाएगा। और ये 9 और 4x कितना हो गया, 5x और 244, है ना। ये कितना लाए थे, 36, 324 बराबर 5x और 244। तो 5x एक तरफ और दोनों को घटाइए, 80 आया। तो x बराबर 80/5, 16×5 80। ठीक है, कहाँ पे अब डबल काम थोड़ी करा रहा हूं मेरे से। हाँ ठीक। चलिए, एक बस कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग वह यात्रा का
2/3 भाग, टोटल 8 घंटा समय लेता है बस, लेकिन वो 2/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पूरी करती है। यात्रा की लंबाई, यात्रा की लंबाई मतलब वो यात्रा कितनी लंबी है, इसका मतलब दूरी क्या है, कितना दूर वो यात्रा किया। अभी बनाए हैं उसी में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है, आपको चेंज करना है। प्रश्न समझ रहे हैं? एक बार फिर बता देता हूं प्रश्न क्या कह रहा है। समय लगाता है टोटल समय लगता है 8, तो 8 ही आधार है, सीधी बात। तो 8 समय है, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। टोटल लंबाई, टोटल दूरी x मान लो ना, तो x का 2/3 20 किलोमीटर से, और जो बचेगा बचेगा उसी को निकालना ही खेल है, बचेगा उसके बाद वो 30 किलोमीटर। चले देखेंगे। इस पे आप इन्वॉल्व हो जाइए, आप केवल लिखते मत रहिएगा। इसमें आप अगर बोलते जाते हैं ऐसा ऐसा हुआ, तो आप इससे जुड़े हुए हैं, ये मुझे लगेगा। पहला बात तो ये है, एक गाड़ी है, यहां से कोई यात्रा है ए स्थान से बी स्थान। अभी यात्रा की लंबाई दूरी नहीं पता है हमको, वहां ए से बी ही जाना है, कितना दूर है नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि यहां से यहां जाने पर हमको 8 घंटे लग जाते हैं, है ना। 8 घंटे लग गए, ए से बी जाने पर, कितना दूर है नहीं पता है। पहले चीज ये है कि बस की यात्रा का 2/3 भाग, जितना दूर है उसका 2/3 भाग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, माना कुल दूरी, कुल दूरी कितना मान लेते हैं x। कुल दूरी मतलब a से b तक जहां जाना है वो पूरा कितना है x, तो उस कुल दूरी का कितना भाग, 2/3 भाग। तो यहां लिख सकते हैं पहला स्थिति, है ना। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति x का कितना भाग, 2/3 भाग, अर्थात 2x/3 किलोमीटर, है ना, इतना दूरी। और पहली स्थिति की चाल कितना है, कितने में पूरा करता है,
20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ पे समझना है। पहली स्थिति के हिसाब से जितना वो x है, ये पूरा x है, तो 2/3 2x/3 हिस्सा ये हो गया। कितने में जाता है वो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल का इतना हिस्सा। अब बच गया कितना? बचेगा कैसे निकालते हैं? शेष हिस्सा को निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेष निकालने के लिए इस टोटल में जितना चला गया है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देंगे, तो बचेगा। ये कितना हो जाएगा इसको निकालने के लिए? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ऐसे करके 3x 3 एकम 3x और 2 एकम 2x, x/3। कितना हिस्सा बचा हुआ है? ये x/3 हिस्सा बचा हुआ है। इसको कितने में पार करता है वो? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चीज हो गया। ये दोनों को जोड़े तो कितना होगा? x ही होगा, है ना। दोनों को जोड़ दे तो क्या आता है? x। अब दूसरी स्थिति में क्या था? यहां क्या लिखेंगे? दूसरी दूरी, मतलब शेष दूरी। दूसरी दूरी कितना? शेष दूरी हो गया x/3, और दूसरी स्थिति में उसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक का ये ओके है। अब समय 8 घंटे, दूरी, टोटल दूरी x, लेकिन सब चाल के हिसाब से दूरी को अलग अलग चाल से तय किया है। तो समय बराबर, समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। हम पूरा समय को लिख देंगे। पूरा समय कितना है? 8 बराबर दोनों परिस्थितियों में इसकी और इसके दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसकी दूरी कितनी है? 2x/3 बटे चाल 20। इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं, प्लस, है ना। दूसरी स्थिति में x/3/30। भिन्न के ऊपर भिन्न हो चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 बराबर 2x/20 या 60। लेकिन होता कैसे है? इसको एक स्थिति में लिख लेते हैं। ये अपने में भिन्न में है, ठीक है, और ये बिना भिन्न के है। इसको भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक। अब हो गए दो भिन्न, दो भिन्न अपने में बटे में। तो अब इस भाग के स्थिति को हम लोग गुणक के रूप में लिखें तो ऊपर वाला 2/3 होगा और 20/1 1/20 हो जाता है ना। ये इसका हिस्सा हो गया, धन रहेगा ही। ये इसको भी बदले तो x/3 गुना 1/30 होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको जब ये आदत में आ जाए तो जब भिन्न के नीचे भिन्न है और अकेला नंबर है तो क्या करें? 2/2 हमेशा ऊपर में रहेगा, इन दोनों का गुना हो जाता है। चलिए, 8 बराबर 2 एकम 2x/60 प्लस x एकम x/90। अब ये वाला पहले वाली स्थिति आ गई। अभी पिछले दो प्रश्न के हिसाब से आ गया ना समीकरण ये। अब इसको आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 180 हो जाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 6 × 18, तो 3 और 2 6x, ये 2 बार में जाएगा, है ना। 90 दूनी 80, कितने बार में? 2 बार में। तो ये हो गया 2x। 8 बराबर 8x/180। 8 8 आपस में कट जाएंगे, x का मान कितना जाएगा?
ये कैसे कटा है भाई? इसको ऐसे लिख देते हैं 8 गुना 180, तिर्यक गुणा हुआ है और 8x ऐसे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना। तिर्यक गुना, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है भाई, आप लोगों को बताना पड़ता है। यहाँ से यहीं से कट जाता, 8 और 8 को काटो, x बराबर 180। x क्या है, किसको x माने थे प्रश्न में? देखिए, माना कुल दूरी x और यात्रा की कुल दूरी ही पूछा है, तो 180। बड़े बड़े प्रश्न हैं, प्रश्न बहुत बड़े नहीं हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ तक लाने में या मान रखने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लॉजिकल ट्रिक यही है कि आपके हिस्से में बांटो और वही यहाँ पे आओगे, बस सीधा यही है लॉजिकल ट्रिक। ट्रिक में मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि पेपर एक समय था जब ट्रिक याद रहता था और लोग सवाल हल करके आते थे। अभी इसी का प्रोसेस पूछ रहे हैं प्रश्न में, कैसे कैसे मान रखना पड़ेगा। परसेंट निकालने वाला कल दिया था मैं प्रश्न ना, तब भी कोई ना कोई गलत किए होंगे उसको, किसी ना किसी का तो हुआ होगा। हर प्रश्न के लिए ट्रिक, उससे अच्छा है कि प्रश्न की स्थितियां बदलती रहती, मूल कॉन्सेप्ट आप इसको समझ रहे हो कि नहीं, ये सबसे मूल चीज है। और इसको समझे मतलब मान रखने आ रहा है, प्रश्न समझ रहे हो। थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो आप आंसर नहीं बना पाएंगे, इसको लिख लेंगे, हो गया क्या? एक बार जल्दी पहुंचता है, एक बार लेट से पहुंचता है वाला, हो गया है ना, बन गया है। चलिए एक आध प्रश्न और लिख लीजिए। चोर वाला भी हो गया है, कैसे हम लोग उसको हम लोग पकड़ते हैं। एक सीधी सड़क पर एक सीधी सड़क पर दो स्टेशन ए और बी की दूरी, मैं अभी तक आप लोगों को ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूं ना, ट्रेन के कॉन्सेप्ट को हटकर ही मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बता रहा हूं। जैसे ही ट्रेन वाला आएगा तो ये कॉन्सेप्ट से अलग उसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक सीधी सड़क पर दो स्टेशन की दूरी 110, कितना? 110 किलोमीटर है। एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर
25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दोनों किस समय परस्पर मिलेंगे? व्यापम लगातार ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है। और इसमें लॉजिक ज्यादा काम का। 10 मिनट बस। दो स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन बी। ठीक है। एक मोटर सवार 7 बजे ए से बी की ओर गया। यहां से एक व्यक्ति ही मान लेते हैं, ए से किधर जा रहा है? बी की ओर। कितना बजे है? 7 बजे निकल जाता है। 7 बजे जब निकला है तो इसका जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। इधर बी वाला व्यक्ति, ये भी एक व्यक्ति यहां से इधर की ओर जा रहा है, बी से ए। ये जब जाता है तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 1 घंटे बाद निकलता है। ऐसा मैं रूपरेखा बना दिया हूं। आप भी समझिए। आप अपने घर से यहाँ के लिए निकले हो, है ना, और यहाँ से कोई व्यक्ति आपके गांव के लिए निकला है ना। आप जब निकले 7 बजे निकले अपने घर से यहाँ आने के लिए, ठीक है, 7 बजे निकले, तो आप कितना दूरी से जा रहे हो? 20 किलोमीटर रफ्तार से जा रहे हो। और ये पूरा दूरी कितना है? 110 किलोमीटर है। तो 7 बजे निकले हो तो 8 बजे तक 20 किलोमीटर गए, 8 से 9 बजे 40 किलोमीटर गए। जब आप 40 किलोमीटर जा चुके हो तो ये 8 बजे से 9 बजे ये भी ऐसे, इसको इधर लाना, इसको इधर ले जाना है। तो मैंने एक दिन सापेक्षिक चाल बताया था, उसका उपयोग करके लिखिए, बनाइए, कोशिश करिए, या फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बना के बता दीजिए, लॉजिकल तो है। है? जल्दी जल्दी बढ़ाइए उसको, जब मिला दीजिए 10 बजे, 10 बजे आएगा। चाल दूरी में बारीक बारीक जानकारियां हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। कल मैं रेलगाड़ी वाले प्रश्न जितने संभावित हैं, छोटे से बड़े, उसमें कुछ नियम होते हैं, सापेक्षिक नियम, अपेक्षिक नियम।
ये प्रश्न जो है एक बार फिर लगातार आप लोग आ रहे हैं तो समझ में आएगा। एक चोर का पीछा करते हो और पुलिस जब जाता है ना, तो चोर को पकड़ता है, तो उसमें जो कंडीशन क्या होता था पहले उसको सुनिए, फिर इसको समझ में आएगा। एक चोर जाता है, उसके पीछे कौन जाती है? पुलिस। जब चोर जिस दिशा में जाता हो उसी दिशा में पुलिस जाएगी, तब तो पकड़ में आएगा। तो वो जो चाल कहलाती है, जब कोई एक दिशा में जाता है उसके पीछे कोई उसी गति से जाता है, वो वाली चाल कहलाती है सापेक्षिक चाल। उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो जैसा जा रहा है उसके पीछे जा रहे हैं। दूसरी स्थिति, अगर कोई व्यक्ति अलग अलग स्थिति से आ रही है ना, तो यहाँ से ऐसे आते हुए कोई एक स्थान पे मिलेंगे, ये जो चाल कहलाएगी आपेक्षिक चाल कहते हैं। उसमें हम लोग सापेक्षिक चाल में क्या करते थे, जितना वो दूर जाता था उसके सापेक्ष में उसकी दूरी को क्या करते थे हम लोग, घटाते थे। आपेक्षिक चाल में हम लोग उसको क्या ला रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, तो दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, सॉरी चाल, दोनों की चाल जुड़ेगी, है ना। आपेक्षिक और सापेक्षिक थोड़ा सा अंतर है। जब एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में ना, उसके पीछे वो, तो सापेक्षिक चाल कहलाता है, और उसमें चाल जो है घटता है। अलग अलग दिशाओं से जब एक स्थान से, अलग अलग स्थानों से एक जगह पे आने वाले होते हैं, तो वो आपेक्षिक चाल कहलाएगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि पहला जो चोर था वो अकेले कितना दूर तय किया है उसी से हम लोग संक्रिया करते थे, है ना। मान के चलो वो 2 घंटा चला, तो 2 घंटे में 60 का स्पीड था तो 180 चला, और सापेक्षिक चाल से हम लोग उसके गुणा भाग करते थे। यहाँ पर पहला व्यक्ति जो चला है उतने को टोटल दूरी से हम लोग कम करेंगे। बोलने से बहुत सी चीज समझ नहीं आएंगी, इसको देखें फिर समझ में आएगा। यहां पर देखें, पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 1 घंटे में। पहले व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। 7 बजे से निकला 8 बजे तक। इस 20 किलोमीटर को हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हमको हल करना है ऐसे प्रश्नों में। तो अब देखिए 20 किलोमीटर तय की गई दूरी को हम लोग कुल दूरी में हटा देते हैं, है ना। तो एक लिख सकते हैं अब आपेक्षिक दूरी, आपेक्षिक मतलब जिस समय वो निकलेगा उसी समय ये निकलेगा। टाइमिंग अब बराबर कर देंगे हम लोग। टाइमिंग बराबर कैसे होगा, 110 किलोमीटर में 20 किलोमीटर घटा दें तो आपेक्षिक दूरी ये क्या हो जाएगी, 90। क्यों हटाए हैं, क्योंकि अकेले जो चला था उसको छोड़ो, उसको कम करो। अब सापेक्षिक नहीं लिख रहा हूं ना मैं, आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल इसका है 20 और इसका है 25। आपेक्षिक चाल हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा मतलब दोनों का जो ये है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अब निकालना क्या है हमको, समय। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 90, चाल कितना है 45। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो 8 बजे से स्टार्ट हुआ दोनों का निकलना, तो 2 घंटे बाद बराबर 2 घंटे बाद 8 बजे धन 2 घंटा, कितना बजे, 10 बजे। अब ये है, या फिर आप इसको ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाएं, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते जाएं तो देखिए, लिख लिए इसको। नहीं बनता है तो व्यवहारिक तरीके होते हैं। व्यवहारिक तरीका क्या है, ये
यहां से ये व्यक्ति जो है 7 बजे, यहां मैं डेडलाइन डाल देता हूं, 7 बजे, ये हो जाएगा 8 बजे, ये हो जाएगा 9 बजे, ये हो जाएगा 10 बजे, ये हो जाएगा 11 बजे, ऐसा लिख देता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा, फिर से 11 बजे तक लिख देता हूं, 10, 9, 8, 7, ठीक। 7 से 8 कितना किलोमीटर? 20। 8 से 9 20, 9 से 10 20, है ना। ऐसा एक एक दोनों को अलग अलग बढ़ाना है। तो अगर मैं 8 बजे तक ये कितना किलोमीटर चल गया है? 20 किलोमीटर। टोटल कितना दूरी है? 110। 8 बजे से ये शुरू करेगा, यहां से यहां आएगा तो ये 25 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। टोटल 110 में 45 किलोमीटर चला जा चुका है। फिर ये 8 बजे से 9 बजे तक कितना किलोमीटर चलेगा? 20। और ये 8 से 9 में, 8 से 9 में 25, 9 से 10 में 20 और 9 से 10 में 25। ये टोटल कितना किलोमीटर चला? 50। ये टोटल कितना किलोमीटर चला? 60। 50 और 60 110। वो दोनों का टाइमिंग 10 बजे है, इसका भी टाइमिंग 10 बजे। दोनों कितने बजे मिले? 110 किलोमीटर की दूरी को 10 बजे इन लोग पूरा कर लिए। ऐसा कुछ भी नहीं पता तो ऐसे बढ़ा लो, बना लो भाई। ऐसे बनाए थे क्या? ऐसे बनाना है। लेकिन वैज्ञानिक तरीका, एक पद्धति, विधि, मेथड बोले तो वही है। मान ले सापेक्षिक और अपेक्षिक चाल का शब्दावली अगर कथन करण में आ गया सापेक्षिक है कि अपेक्षिक है, तो फिर ये तरीका है भाई, पहले ऐसे बना के देख लो, क्रॉस चेक भी ऐसा हो जाएगा। चलिए, रेल वाले प्रश्न कल, और इसी में और वास्तविक चाल, और एक टेस्ट में आया था ना, पूछा था मैं वास्तविक चाल, और जो वास्तविक चाल होता है उसका इतना गुना चाल वो फिर चलता है। आएंगे सब कल।